तो हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में काफ़ी चीज़ें हम लोग ने कवर अप करी थी। क्या क्या कवर अप किया था वैसे लास्ट क्लास में? बेसिक थ्योरी जो पढ़ी थी हम लोगों ने, पार्टनरशिप, उसके फीचर्स समझे थे, ठीक है। और एक चीज़ आज सबसे पहले, राइट्स ऑफ पार्टनर। देखो ये हम पढ़ाएंगे नहीं, ये तो क्योंकि जो पहले थ्योरी पढ़ी है लास्ट कल की क्लास में, वो थ्योरी ऐसी थी जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड थी, ठीक है। ये राइट्स ऑफ पार्टनर है कि पार्टनर को क्या क्या राइट्स मिलते हैं जब आप पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करते हो। तो जाहिर सी बात है, राइट टू शेयर प्रॉफिट, राइट टू कंडक्ट बिजनेस, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये बस 2-4 राइट्स आप बुक से रीड कर लेना, ठीक है। मेन जो है वो है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर क्या है? जैसे कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स, ठीक है। ए ने क्या किया? फर्म का मनी यूज किया, फर्म का 5 लाख रुपीस ए ने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, कहीं बिजनेस में लगा दिया, कुछ अलग जगह पे इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। ए कितना पैसा था वो? फर्म का। ए ने किया। अब इस इन्वेस्टमेंट पे या तो प्रॉफिट होएगा या फिर लॉस होगा। मान लो 20,000 का प्रॉफिट हो गया या 10,000 का लॉस हो गया, ये एक अज्यूम फिगर। तो यहां पे याद रखना कि ए जो है, अगर प्रॉफिट होता है तो ए फर्म को पैसा वापस करेगा कितना? जो ओरिजिनल अमाउंट थी वो प्लस प्रॉफिट, यानी कि 5,20,000। और लॉस के केस में याद रखना, ये याद रखना, ये किस केस का है? प्रॉफिट के केस का। लॉस के केस में क्या होएगा? ए फर्म को कितना देगा? पूरा 5। जो लॉस होगा, लॉस विल बी बॉर्न बाय ए, वो ए खुद बियर करेगा, ठीक है। वो ए खुद बियर करेगा। समझ में आया? तो अगर कोई पार्टनर फर्म का पैसा लेके कहीं पे यूज करता है, उस पर अगर प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट के साथ वो पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर लॉस होता है तो लॉस खुद बियर करिए और जो पैसा है वो पूरा वापस कर दीजिए। तो एक तो ये चीज याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज में क्या याद रखना कि फर्म का बिजनेस हो रहा है डी के साथ। डी एक थर्ड पार्टी है, पार्टनर नहीं है, याद रखना। ये कौन है? थर्ड पार्टी है, ठीक है। हम डी से कोई गुड्स खरीद रहे हैं, और इस पे जो है डी क्या कर रहा है? वो ए को कमीशन दे रहा है। भाई हम खरीद रहे हैं तो डी का तो सेल हो रहा है ना। तो यहां पे ऐसे समझ लो कि डी ने ए से कहा कि यार तुम लोग ये सामान खरीदते हो, एक काम करो हमसे खरीद लो, हमसे कुछ कमीशन ले लेना, तुम मेरा सप्लाई करवा दो। होता है ना, बहुत बार लोग कहते हैं बिजनेस में आके, तुम उनसे खरीद लो, हमसे खरीद लो, और हमसे कुछ पैसा तुम, मतलब बिजनेस को नहीं देंगे, हम तुम्हें दे देंगे, तुम मेरी सेटिंग करा दो क्योंकि तुम इस चीज के इंचार्ज हो। तो ऐसे ही डी ने ए से कहा होगा ये बात, तो ठीक है, ए ने उसकी सेटिंग करा दी। तो फर्म जो है डी से गुड्स खरीद रहा है या डी से उसका कोई बिजनेस हो रहा है, ऐसे समझ लो। उस पे डी ए को क्या दे रहा है? कमीशन दे रहा है। तो ये जो कमीशन होगा ना, ये किसकी इनकम मानी जाएगी? ये फर्म की मानी जाएगी। समझे चीज? इसमें कोई दिक्कत है? हाँ भाई, क्लियर है ये? तो एक ये और एक ये, एक और समझो। ये जो ए बी सी पार्टनर्स थे, इनका जैसे हमने मान लिया पिज्जा का बिजनेस है, बिजनेस होता है, पिज्जा आउटलेट चल रहा है इन लोग का। बी ने क्या किया? ठीक है, बी ने एक अपना अलग आउटलेट खोल लिया, जोमेटो पे लाइव कर दिया, ठीक है।
पिज्जा इंक के नाम से। अब ये जो बिजनेस हुआ बी का, वो अपनी ही फर्म के साथ क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। ए और सी को पता ही नहीं, तो विदाउट देयर नॉलेज बी एक ऐसा बिजनेस कर रहा है जो उसकी ही फर्म के साथ क्या हो रहा है, कंपीट कर रहा है। तो इस केस में इस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट किसका होएगा, फर्म का, इनका। अगर लॉस हुआ तो लॉस बी का अपना खुद का होगा। तो लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स में 3 चीजें याद रखना। पहला कि अगर आप फर्म का पैसा लेके कहीं पे पर्सनल कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो, कहीं पे किसी बिजनेस में लगा देते हो, तो आपको सिर्फ वो पैसा नहीं वापस करना है, उस पर जो प्रॉफिट होगा वो भी वापस करोगे। और अगर लॉस हो गया तो लॉस आप झेलोगे, बस पैसा वापस कर देना। दूसरा क्या याद रखना है कि अगर फर्म का बिजनेस किसी के साथ बिजनेस चल रहा है, उस पर कोई पार्टनर पर्सनली कुछ गेन कर रहा है, कोई कमीशन या किसी फॉर्म में कोई बेनिफिट उसको मिल रहा है, तो वो बेनिफिट किसका हो जाएगा, फर्म का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। और तीसरी चीज, अगर कोई पार्टनर अपनी ही फर्म के साथ कुछ कंपटीशन में आ जाता है, कोई ऐसा बिजनेस करता है जो अपनी ही फर्म के साथ कॉम्पीट हो रहा है, जिसमें बाकी पार्टनर कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, उनका कोई कंसेंट नहीं है, उनको पता ही नहीं है, तो उस केस में उसके अपने पर्सनल जो बिजनेस चल रहा है उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो फर्म का होगा, लॉस होगा तो वो खुद बेयर करेगा। ये याद रखना लायबिलिटीज के केस में। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे, और आज जितना भी बता रहे हैं इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये काफी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब आते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड पे। पार्टनरशिप डीड एक रिटेन एग्रीमेंट होता है। इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये आर्टिकल करके हम लोग ने वर्ड कहां सुना है, कंपनीज अकाउंट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती थी रूल बुक। तो यहां पे पार्टनरशिप में आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, भाई कंपनी एक एसोसिएशन होता है, बात समझो, कंपनी जो होता है वो एक एसोसिएशन होता है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब एसोसिएशन की रूल बुक, तो आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप की रूल बुक। तो बेसिकली पार्टनरशिप डीड में सारे राइट्स, ड्यूटीज, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो ये लोग फर्म को चलाने में फॉलो करेंगे। तो एक सिंपल तरीके से अगर हम लोग बोलें तो पार्टनर और फर्म का आपस में क्या रिलेशन होगा, वो पार्टनरशिप डीड में होता है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स होते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, सिंपल उसको बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशन कह लो। ठीक है, पार्टनर्स और फर्म का आपस में क्या रिलेशन होगा, वो सारी चीजें इसमें क्लियरली स्पेसिफाइड होती। पार्टनर पार्टनर का क्या रिलेशन होगा, पार्टनर फर्म का क्या रिलेशन होगा, वो सब किसमें स्पेसिफाइड होता है, पार्टनरशिप डीड में। जहां पे ओरल एग्रीमेंट होता है वहां पे सारी चीजें नहीं होती, इसलिए डिस्प्यूट आ जाते हैं। तो रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है। मतलब देखो कंपलसरी वर्ड नहीं, हमने क्या बोला, जब आप बिजनेस को रजिस्टर कराओगे तभी आपकी पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में होगी। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है। तो जाहिर सी बात है डीड भी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो डीड भी नहीं होगी। लेकिन बेटर क्या है कि डीड होनी चाहिए, बिजनेस को रजिस्टर करा लो, क्योंकि अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है तो काफी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड बिजनेस को नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, ओरल एग्रीमेंट से अच्छा है रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, सारी चीजें क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, सारी चीजें याद रखना क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना है, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस के साथ सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि बहुत ही वल्नरेबल होती है। क्या होती है, बहुत ही वल्नरेबल होती है, थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ खत्म हो गई। ये एक पार्टनरशिप का ड्रॉबैक है, भी तुम लोग ने शायद पढ़ा भी होगा कि भाई सिंगल पर्सन किसी का कोई डिस्प्यूट होना नहीं है। कंपनी अकाउंट एक अलग ही चीज हो जाती है, वहां पे फिर किसी का कोई डिस्प्यूट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं बचता है, क्योंकि कंपनी की अपनी अलग आइडेंटिटी हो जाती है, आप शेयर होल्डर बन के रह जाते हो। इसमें आप ओनर हो और सेपरेट एंटिटी भी नहीं, सबकी सेम एंटिटी है, कॉमन है ना,
ठीक है, बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन, सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो है नहीं। तो इसमें डिस्प्यूट बहुत जल्दी आते हैं, और डिस्प्यूट आने का मतलब है कि बिजनेस फिर क्या होगा, पार्टनरशिप आपकी खत्म हो जाएगी। डिस्प्यूट आने से अक्सर क्या होता है, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। तो इसलिए हर चीज रिटन फॉर्म में रख लो। बट स्टिल कुछ लोग मानते नहीं है, वो तो ओरल एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब जब ओरल एग्रीमेंट कर लेंगे तो हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, या फिर साइलेंट। तो जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो अब डिस्प्यूट आने ही आने हैं। तो अब डिस्प्यूट आएगा तो बिजनेस तो खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो अक्सर देखो, पार्टनरशिप खत्म होने से बिजनेस नहीं खत्म होता, बात समझो। पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, हो सकता है कोई एक पार्टनर अलग बिजनेस करने लग जाए, कोई एक पार्टनर उसको अलग, भाई जो फर्म होगा किसी एक को मिल जाए। हो सकता है फर्म भी डिसॉल्व कर दें, हो सकता है फर्म डिसॉल्व ना करें, ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूट आएगा, डिस्प्यूट से बचाने के लिए फिर पार्टनरशिप एक्ट ने एक प्रोविजन दे दिया, प्रोविजन एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1930। ये प्रोविजन तब अप्लाई होगा जब हमारी डीड क्या होगी, साइलेंट होगी या फिर एब्सेंट होगी। अब देखो, ऐसे तो डीड में बहुत कुछ होता है, डीड में बहुत कुछ होता है, डीड के बहुत से कंटेंट हैं, वो सारे कंटेंट हमारे काम के नहीं होते। हम लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है पार्टनरशिप डीड में। एक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, जो हम लोग रेम्यूनरेशन भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू एंड फ्रॉम पार्टनर, मतलब लोन पार्टनर को दे भी सकते हैं, लोन पार्टनर से ले भी सकते हैं, दोनों का इंटरेस्ट हो गया। और एक, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हमारे मतलब की ये चीजें हैं। डीड में बहुत कुछ होता है, हम लोग इनसे डील करते हैं इनसे डील करते हैं। और ये सारी चीजों पर अगर ध्यान दो तो ज्यादातर वो चीजें जो पार्टनर और फर्म के बीच में होंगी, और एक आध ऐसी चीजें जो पार्टनर और पार्टनर के बीच में होंगी। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, ये फर्म पार्टनर्स को देता है, पार्टनर कैपिटल लेके आता है ना, तो उस पर ये इनको इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, ये फर्म पार्टनर से चार्ज करता है कि जब हम कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो आप पैसा ला रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जो पैसा आप ले जा रहे हो उस पर हम इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, यानी कि फर्म किसको दे रहा है, पार्टनर को दे रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भाई जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो पार्टनर्स में आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये पार्टनर टू पार्टनर होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, या तो भाई पार्टनर को मिलेगा फर्म से, या फर्म पार्टनर से लेगा, डिपेंड करता है किसने किसको लोन दिया है। और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये भी पार्टनर्स का आपस में होता है। तो ये सारी चीजें या तो पार्टनर टू पार्टनर है, पार्टनर टू फर्म है। तो पार्टनरशिप डीड, जैसा कि हमने बोला कि फर्म और पार्टनर के बीच का क्या रिलेशन होगा, या पार्टनर पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशन होगा, किसके क्या राइट्स होंगे या किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, वो सारी चीजें उसमें स्पेसिफाइड होती हैं। भाई राइट्स तो जो पार्टनरशिप में दे रखे वो तो ऑलमोस्ट सबको मिल जाते हैं, ठीक है। ड्यूटीज बहुत क्लियरली उसमें स्पेसिफाइड होती हैं। अब अगर डीड नहीं है, क्योंकि डीड में ये सारी चीजें होनी चाहिए, और हम लोग इस चैप्टर में यही सारी चीजें पढ़ने भी वाले हैं, तो अगर डीड नहीं है तो उस केस में इनसे कैसे डील करें। भाई आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया, चलो बिजनेस करें, एक ने बोला और सबने बोला चलो साल के एंड में बिजनेस का प्रॉफिट आया, अब कैसे बांटें। कोई कह रहा भैया हमने ज्यादा पैसा लगाया हमको ज्यादा दो, तो जिसने पैसा कम लगाया कह रहा नहीं हमने मेहनत ज्यादा करी है, ठीक है। तो कैसे क्या किया जाए, क्योंकि या तो पहले से आप लिख लेते तो दिक्कत ना होती, क्योंकि जब डीड बन रहा होता है तो क्या चीज है वो सबको पता है। आप एग्री कर गए हो, बात समझो, आप एग्री कर गए हो, एक बार डीड बन गई, आपकी डीड बन गई,
तो ये पार्टनर्स के एग्रीमेंट से बनती है ना, ये जो डीड बनती है किससे बनती है? पार्टनर्स के एग्रीमेंट से बनती है। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो आपको पहले से पता था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो अब आप क्यों इधर उधर की बातें कर रहे हो? आपने पहले से अग्री कर लिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, सबने अग्री कर लिया था, तो अब क्यों कह रहे हो? सबके एग्रीमेंट से डीड बनती है, याद रखना, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, अब बीच में चेंज नहीं हो सकती है। एक बार डीड जो बन गई वो बन गई। बट एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर क्या डीड कभी चेंज ही नहीं हो सकती है? याद रखना कि नॉर्मल केस में आप डीड को तो नहीं चेंज कर सकते हो। अगर आप डीड को चेंज करना चाहते हो तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? टू चेंज द डीड आपको अपनी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को एंड करना पड़ता है। existing partnership ends, a new partnership is formed। बात समझो, पार्टनर भी वही है, बिजनेस में तो कुछ छिड़खानी हो रही नहीं, बिजनेस विल कंटिन्यू, फर्म विल कंटिन्यू। आप डीड चेंज करो उससे फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना, आप डीड चेंज करो उससे फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार आपने एग्रीमेंट बना लिया तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर आप, ठीक है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े वाली बात आ गई और सबने कहा नहीं चलो ठीक है चेंज कर लेते हैं, भाई एक बार डीड बन गई थी और सबने डिसाइड कर लिया था इक्वल। अब जब साल के एंड में प्रॉफिट हुआ तो एक बंदे ने चिरंजी कर दी कि यार हमको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, हमने कैपिटल ज्यादा दिया है, तो अब उसने इतनी चिरंजी कर दी कि दो ही ऑप्शन था, या तो बिजनेस ही खत्म कर दिया जाए भाई। लेकिन क्योंकि इन लोग की आपस में एक एग्रीमेंट था तो इन लोग चलो ठीक है यार कर लेते हैं। बट कैसे करेंगे? अभी नहीं कर पाएंगे। अभी तो हम आपको जो भी है जैसे बटना वैसे ही बटेगा, जो प्रॉफिट हम लोग ने डिसाइड किया था इक्वली, अभी इक्वली बांटेंगे। बट हाँ, अब चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपनी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को खत्म करेंगे। पार्टनरशिप मतलब एग्रीमेंट है, तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट को खत्म करेंगे और नया एग्रीमेंट बनाएंगे, मतलब नई पार्टनरशिप बनेगी जो कि अगले साल से अप्लाई हो जाएगी और फिर वहां से उसको फॉलो करने लगेंगे। हो सकता है हम उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव कर दें। रेट्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है? प्रीवियस ईयर से उसका इफेक्ट दिखा दें, वो डिपेंड करता है। तो डीड को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पार्टनरशिप को खत्म करना पड़ता है। इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आगे हम लोग इस चैप्टर के बाद यही पढ़ना है बस, पार्टनरशिप वाली बुक में, कि कैसे कैसे या कब कब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती। पार्टनरशिप, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना चलता रहेगा। जब आप बिजनेस खत्म करोगे तभी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके खत्म होने से, इसके चेंज होने से बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है ना, कि आप नॉर्मल एग्रीमेंट में चेंजेस कर नहीं सकते हो। चेंजेस करने के लिए आपको पार्टनरशिप को खत्म करके नई पार्टनरशिप। तो नई पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? हो सकता है पार्टनर भी सेम रहे, बिजनेस तो सेम है ही, बस एग्रीमेंट नया बन गया, ये मतलब बना, ठीक है ना। और भी तरीके हैं, जैसे अब आपको किसी को नया पार्टनर बनाना है तो उस केस में भी आपको पार्टनरशिप को खत्म करके नई पार्टनरशिप बनाना पड़ेगा। पहले 4 थे ना, 5 के साथ बनेगा। कोई छोड़ के जा रहा है तो उस केस में भी पुरानी खत्म करके नया बनाना पड़ेगा। कोई मर गया, पुराना खत्म करके नया बनाना पड़ेगा। बिजनेस चलता रहेगा, बस एग्रीमेंट चेंज होता रहता है प्रॉपर तरीके से। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि साल के एंड में या साल के बिगिनिंग में इसको करने की कोशिश करते हैं। एक डेथ ऐसा केस है जहां पे आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। रिटायरमेंट ऑब्वियसली बात है, कर तो सकते हो भाई, डेथ में तो कोई डेट फिक्स है नहीं, कभी मर गया। हाँ, एडमिशन रिटायरमेंट में हम लोग के सिलेबस के हिसाब से हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि भैया साल के बिगिनिंग या एंड में, बीच में नहीं होगा। कर सकते हैं बीच में, बट सिंप्लिसिटी के लिए क्या रखा गया? साल के एंड में, ताकि प्रॉब्लम ना हो कि एक साल बियर कर लो, अगले साल से इसको चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज और याद रखना डीड के बारे में, ये जो पार्टनरशिप डीड है ना, ये सिर्फ पार्टनर और पार्टनर और पार्टनर एंड फर्म, इनके बीच के रिलेशन को हैंडल करती है।
आप बिजनेस कैसे करोगे वो डीड का काम नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ आप कैसे डील करोगे वो पार्टनरशिप डीड का काम नहीं है। किसको कितनी सैलरी, अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देनी है वो डीड का काम नहीं है। होता ना डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी, यहां मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है, जो डीड में है वो होएगा। होता है ना कि अब भाई हम लोग ने डीड बना लिया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, फिर एक साल के एंड में जब प्रॉफिट हो तो एक ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, 2-3 उसके साथ खड़े हो गए कि नहीं हाँ यार दो, मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा डीड पे। याद रखना मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, एज पर डीड होगा। और अगर डीड साइलेंट है तो फिर क्या चलेगा, प्रोविजन एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिजनेस कैसे करना है वो आपकी मर्जी है, वहां अक्सर लोग मेजॉरिटी रूल चला लेते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं उस पर डीड का एप्लीकेशन नहीं होता, याद रखना। थर्ड पार्टी के साथ आप कैसे बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं, याद रखना बिजनेस के जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, सेल परचेज इनकम सैलरी से, ये सारी चीजों पे डीड नहीं होती है। ये पार्टनर्स का अपना आपस में जो भी डिसीजन हो जाए उस पर मेजॉरिटी भी चल सकता है, कोई एक पार्टनर का, क्योंकि हर पार्टनर एजेंट भी होता है तो कोई एक पार्टनर का डिसीजन भी चल सकता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो अक्सर लोग क्या करते हैं फिर यहाँ पे मेजॉरिटी चलेगा, भाई उनसे सामान खरीदे कि ना खरीदे, 4 सप्लायर हैं, 4 सप्लायर में से 2 पार्टनर ने कहा ए से खरीदो, एक ने कहा बी से खरीदो, तो ऑब्वियसली बात है मेजॉरिटी चलेगी। तो यहां पे आप मेजॉरिटी चला सकते हो, यहां मेजॉरिटी नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो अब आते हैं लास्ट पार्ट पे कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या की जाए। अगर देखो पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट है, उस केस में हमने कहा डीड के कुछ लिमिटेड कंटेंट पे हम लोग फोकस करेंगे। पहला कंटेंट आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कहता है कि अगर डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर क्या ले लोगे, इक्वली। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दिया होता तो हम लोग क्या ले लेते हैं, इक्वली ले लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड साइलेंट है तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। मतलब कोई पार्टनर इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकता है, पार्टनरशिप डीड ने मना कर दिया है। सेम वे तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, भाई अगर डीड होता तो एज पर डीड, भाई डीड इज साइलेंट तो प्रोविजन क्या कहता है, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ना हम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे ना हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे। रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन, भाई कोई पार्टनर वर्किंग पार्टनर हो सकता है तो सैलरी की डिमांड करे, कोई पार्टनर सेल्स देखता है तो कमीशन की डिमांड करे। तो प्रोविजन क्या कहता है, नो रेम्यूनरेशन, कुछ नहीं, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि अगर डीड साइलेंट है और आप नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो, अब देखो नए पार्टनर को एडमिट करने से हर पार्टनर के स्टेक्स में फर्क पड़ेगा ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जब नया पार्टनर लेके आओगे तो जैसे 4 लोग पहले थे तो जो प्रॉफिट 4 में बट रहा था वो प्रॉफिट कितने में बटेगा, 5 में बटेगा, तो सबका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होएगा ही होएगा। तो नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए या तो जब आप एग्रीमेंट बनाते हो पहले से लिख लेते हो क्या कंडीशन है, लेकिन यहाँ तो एग्रीमेंट ही नहीं है तो अब कोई कंडीशन तो है नहीं। तो उस केस में प्रोविजन क्या कहता है, ये आप तभी कर सकते हो व्हेन ऑल पार्टनर अग्रीज, जब सारे पार्टनर रेडी हो जाए। मतलब 49 पार्टनर थे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 50, 49 पार्टनर हैं, सबने कहा एक को एडमिट कर लो, एक ने मना कर दिया, डीड साइलेंट थी, तो एक के मना करने से फिर हम एडमिशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे प्रोविजन क्या कह रहा है, व्हेन ऑल अग्री।
तो अगर किसी को पार्टनर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? एज पर डीड, बट इफ डीड इज साइलेंट देन अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली व्हेन ऑल पार्टनर 1 2 3 4 5, ये चीज समझ गए? और इसमें एक लास्ट चीज है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब लोन जब आप बोलते हो पार्टनर्स लोन, जब आप बोलते हो पार्टनर्स लोन तो दो तरीके से होता है। एक, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो ये कहलाता है लोन टू पार्टनर। और एक होता है जहां फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, ये कहलाता है लोन फ्रॉम पार्टनर। जो ये वाला है ना, लोन फ्रॉम पार्टनर, फर्म के लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी। ये वाला क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गया, ठीक। और लोन टू पार्टनर मतलब आपने पार्टनर को लोन दिया तो ये आपके लिए क्या हो गया? भाई हम लोग तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं ना, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं? पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। तो लाइबिलिटी पे हमें इंटरेस्ट मिलता है कि हम पे करते हैं? पे करते हैं। तो ये याद रखना, ये तुम्हारा लोन क्रेडिट भी इसको बोलते हैं, इसको लोन क्रेडिट भी बोलते हैं। और इस पे जो इंटरेस्ट होता है ना, ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और ये वाला लोन डेबिट हो जाएगा, एसेट है ना। और इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो हमारे लिए इनकम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भूलने वाली चीज यही है। ये लिखा ना, तो देखो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर मतलब लोन टू पार्टनर पे इंटरेस्ट। तो लोन टू पार्टनर कौन वाला हो गया? एसेट वाला हो गया ना। तो अगर डीड साइलेंट है तो याद रखना इस पे नो इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, ये कौन वाला हो गया? लाइबिलिटी वाला, लोन क्रेडिट वाला। इस पे अगर डीड साइलेंट है तो इस पे लगता है इंटरेस्ट 6% पर एनम। और सारे फसाद की जड़ है ये 6% पर एनम। आप इस पे देखो, यहां पे नो इंटरेस्ट है, यहां पे भी नो इंटरेस्ट है, यहां पे भी नो इंटरेस्ट है, और सिर्फ एक इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर है जहां पे फर्म पार्टनर से लोन ले रहा है 6% पर एनम। बट स्टिल लोग मालूम क्या गलती करते हैं? वो इस पे भी 6% लगा देते हैं, वो इस पे भी 6% लगा देते हैं, वो इस पे भी 6% लगा देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। आ रही बात समझ में? तो 6% सिर्फ किस पे? इस पे। देखो जरा इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये टीएस ग्रेवाल के ही क्वेश्चन है। जो चीजें आज पढ़ी है ये उसी सब पे बेस्ड क्वेश्चन है। पहला तो खैर हम लोग स्किप कर देंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू? डीड साइलेंट है तो सैलरी टू पार्टनर मिलना है, नो सैलरी। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर का क्या मतलब है? पार्टनर से लोन लिया है, अगर पार्टनर से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, नो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, नो। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, इस पे नो। सिंपल है ये वाले, ठीक है। अगला देखो जरा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 2, Mahesh, Ramesh and Suresh are partners in a firm. They do not have partnership deed. At the end of first year of the business, they face the following problem. इनकी डीड नहीं थी, अब इनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? महेश वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स, बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री।
अब ये तो मेजॉरिटी चलेगा कि प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप चलेगा, और ये कंटेंट कौन सा है, डीड का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो डीड हो गया ना, तो डीड पे मेजॉरिटी नहीं चलता है, तो यहां पे क्या चलेगा, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। जहां बिजनेस करने की बात हो रही है वहां आप मेजॉरिटी चला दो, कुछ भी कर लो, लेकिन जहां पे डीड की बात हो रही है वहां पे अगर डीड साइलेंट है तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, और पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। दो रमेश और सुरेश अग्री नहीं कर रहे थे, लेकिन इसका करेक्ट रीजन क्या है, करेक्ट रीजन ये नहीं है कि रमेश और सुरेश ने मना कर दिया तो मेजॉरिटी नहीं, डीड नहीं है तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। रीजन भी याद रखिए आप। अब यही चीज अगर असर्शन और रीजन में आ गया और उसमें ऐसे दे दिया और आखिरी में लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, ठीक, ये पूरा सिनेरियो देके असर्शन में और दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, और रीजन में लिख दिया सिंस रमेश एंड सुरेश 2 out of 3 are not in favor of interest on capital, therefore interest on capital is not allowed। तो क्या ये रीजन सही है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग। रीजन क्या है, since there is no partnership deed, therefore as per provision of partnership act 1932 no interest on capital will be allowed। समझे बात, तो रीजन क्या है वो चीज समझो, तो यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेंगे, तो रमेश और सुरेश की बात सही हो गई। रमेश वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। रमेश ने कहा यार सबको सैलरी मिलनी चाहिए, तो क्या सैलरी मिलेगी, नहीं, सिंस डीड इज साइलेंट तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिल सकती एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। महेश एंड रमेश वांट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डज नॉट एग्री। इन दोनों ने क्या बोला है कि सुरेश से कि भैया फर्म ने तुमको लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट दो, फर्म ने तुमको लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो क्या उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे, क्योंकि डीड साइलेंट है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। तो यहां पे सुरेश की बात, अब देखो मेजॉरिटी के अगेंस्ट हो गया ना, महेश और रमेश दोनों कह रहे हैं इंटरेस्ट दो, सुरेश ने कहा नहीं देंगे, इन लोगों ने प्रोविजन चेक किया तो इसकी बात सही हो गई, तो मेजॉरिटी से मतलब नहीं है, एज पर डीड और इफ डीड इज साइलेंट प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। Mahesh and Ramesh having contributed larger amount of capital desired that the profit should be distributed in the ratio of their capital। ऐसा है, रेशियो ऑफ कैपिटल प्रॉफिट बटेगा, इक्वल बटेगा, तो यहां पे भी महेश और रमेश गलत हो गए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 भी है, फॉलोइंग डिफरेंसेस अराइजेस अमंग P, Q and R, state who is correct in each case। P used 50,000 belonging to firm, फर्म का पैसा यूज किया, earned a profit of 5,000। Q and R want that amount to be given to firm, तो क्या होगा यहां पे, कितना वापस करना पड़ेगा, 50,000 प्लस 5,000 55,000। P must return 55,000 to firm। P फर्म का पैसा यूज किया है और प्रॉफिट भी कमाया, तो प्रॉफिट के साथ वापस करेंगे। Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000। He want that firm to bear the loss। कौन बेयर करेगा लॉस, भाई फर्म का पैसा था उस पे लॉस हो गया, अब ये Q क्या कह रहा है कि लॉस फर्म बियर करे, क्या लॉस फर्म बियर करेगा, नहीं, Q इज रॉन्ग, लॉस विल बी बोर्न बाय फर्म, और Q को कितना पैसा वापस करने का, पूरा 10,000, लॉस खुद झेलो बाकी हमारा पैसा दे दो। P and Q want to purchase good from Star Limited, R does not agree। अब यहां पे ये बताओ क्या ये डीड का पार्ट है, ये तो नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस में आप मेजॉरिटी चला सकते हो, तो क्योंकि P और Q दोनों चाहते हैं तो ये लोग कर सकते हैं, स्टार लिमिटेड से परचेस कर सकते हैं कॉज मेजॉरिटी है, ठीक है। Q and R want to admit W as a partner, P does not agree। Q और R चाहते हैं W को पार्टनर बना लो, P ने मना कर दिया, तो क्या पार्टनर बना पाएंगे, नहीं, क्यों, कोई डीड तो है नहीं, ऐसा कुछ बोला तो है नहीं, तो सिंपल सा तरीका क्या है, टू एडमिट समवन एज अ न्यू पार्टनर ऑल पार्टनर मस्ट अग्री। एक ने भी मना किया तो आप पार्टनर नहीं बना सकते। R had given loan of 2 lakh to the firm and demand interest at 10% per annum। P and Q do not want to pay the interest। कहीं ऐसा कुछ डीड का तो बोला नहीं है, अगर बोलता इट वॉज अग्रीड इन डीड एज 10% पर एनम तब तो दे देते, हाँ समझो,
आर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, जो इंटरेस्ट अग्री हो जाए उतना देना पड़ेगा। अगर ऐसे दिया होता कि दे हैव ऑलरेडी अग्रीड एट 10% पर एनम या एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन वाज 10% पर एनम, तो उस केस में तो 10% मिल जाता। बट यहां पे कोई डीड में नहीं है, आर कह रहा हमें 10% दो, तो यहां पे क्या चलेगा, 6% पर एनम। याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या है, एज पर डीड, तो अगर डीड में 10 है तो 10 दोगे, 20 में 12 है तो 12 दोगे, डीड में 20 बोला है तो 20 दोगे। लेकिन अगर डीड में कुछ नहीं बोला है तो पार्टनर के कहने से नहीं होता है, तब 6% ही चलेगा। ठीक है, अच्छा देखिए वाला देखो भाई, यही है, 3-4 छोटे छोटे हैं। वो सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अच्छा एक चीज बताओ, पार्टनरशिप डीड में क्या आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं, अपना स्टेक ट्रांसफर नहीं कर सकते। लाइक हम पार्टनर हैं तो हम कहते हैं कि भैया हम रिटायर हो रहे हैं, मेरी जगह मेरा लड़का काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मेरी जगह मेरा लड़का आना चाहता है तो कैसे आएगा? सारे पार्टनर, जब हम तो रिटायर हो रहे हैं ना, तो सारे पार्टनर रेडी होंगे तभी आएगा, और पुरानी पार्टनरशिप खत्म होके नई पार्टनरशिप उसके साथ बनेगी। डायरेक्ट स्टेक ट्रांसफर नहीं हो सकता है। लाइक कंपनी अकाउंट में ऐसा नहीं है, शेयर्स हम लोग ने पढ़ा ना, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, हमारे पास शेयर है, हम उसको अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं। जिसमें पब्लिक लिमिटेड में तो बहुत इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड में थोड़ा सा लीगल प्रोसेस होता है। पार्टनरशिप में आप ऐसे नहीं कह सकते हो किसी को मेरी जगह पे रख लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको पार्टनर नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बट उसके लिए पुरानी पार्टनरशिप खत्म करनी पड़ेगी, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, और सबसे पहली बात सारे पार्टनर का अग्री होना जरूरी है। ठीक है, तो बोथ सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, मतलब डीड इज साइलेंट। बोथ इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 October, whereas Chatterjee took a loan of 50,000 from the firm. On 1 October 2021, dispute have arisen among them on the following. क्या डिस्प्यूट आ गया भाई? बोस डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन 5 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल। बोस कह रहा है एक्स्ट्रा कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, सिंस डीड इज साइलेंट हो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सरकार डिसाइड दैट हिज सन डीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। बोस एंड चटर्जी डू नॉट अग्री, तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वो लोग नहीं एडमिट कर सकते हैं। Bose and Sarkar are of the view that Chatterjee should be charged interest on loan from the firm at lending rate of the bank. जब डीड साइलेंट है तो क्या 12% है? नहीं, इसने लोन दिया है ना, लोन दिया नहीं है, लोन लिया है, तो इस पर तो क्या हो जाएगा? नो इंटरेस्ट हो जाएगा, 6 भी नहीं लगेगा, इस पे क्या हो जाएगा? नो इंटरेस्ट हो जाएगा। सरकार had withdrawn 50,000 from the firm for his personal use. Bose and Chatterjee are of the view that सरकार should be charged interest at 10% per annum. ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लगेगा? नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट। आ रही बात समझ में? अच्छा देखो यहां पे ये जो सन को एडमिट करने वाला था, क्यों नहीं एडमिट कर सकते हैं सन को, बता सकते हो? सरकार डिजायर्ड दैट हिज सन डीप शुड बी एडमिटेड। आंसर इज नो। क्यों? पूरा सेंटेंस पढ़ो, हो सकता ना लगाओ। बोस एंड चटर्जी डू नॉट अग्री, कंडीशन क्या एडमिट करने की? व्हेन ऑल पार्टनर अग्रीज। किसी को पार्टनर कब बना सकते हो? हमने क्या बोला था, आप अपने बच्चे को स्टेक नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, उसको पार्टनर बना सकते हो, और कंडीशन क्या है? व्हेन ऑल अग्रीज। और यहां पे इसने थोड़ी बोला हम अपना स्टेक ट्रांसफर करेंगे, इसने क्या बोला है? उसको पार्टनर बनाएंगे, और इन दोनों ने मना कर दिया। एक भी मना करेगा तो आप पार्टनर नहीं बना सकते। इससे मतलब नहीं कि उसको शेयर कौन देगा, वो दे सकता है, अगर पार्टनर बनाएंगे वो आधा शेयर जितना चाहे दे सकता है, बट कंडीशन क्या आती है? अगर ये दोनों अग्री कर जाते तो आप पार्टनर बना सकते थे। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, हमने कहा है कि एक पार्टनर अपना स्टेक ट्रांसफर नहीं कर सकता है, और यहां पे सरकार ने ट्रांसफर की बात नहीं करी, उसने कहा भैया मेरे बेटे को पार्टनर बना लो, और अगर बोस और चटर्जी अग्री हो जाते तो पार्टनर बन जाता, क्योंकि वो अग्री नहीं हुए इसलिए पार्टनर नहीं बना सकते। एक ही वाला देख लो बस, फिफ्थ वाला देख लो, फिर पैकअप कर लो, खुद से देख लो।
सिंपल है। क्या कह रहा है कि भैया इन लोगों ने पार्टनरशिप बनाई 1 अप्रैल 2021 को, डीड नहीं है, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। कैपिटल कितना है 35,000 एंड 20,000, ये कैपिटल हो गया। ए ने लोन दिया है 8,000 का विदाउट एग्रीमेंट 1 अक्टूबर। ए ने लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया। अब यहां पे ध्यान दो, अगर पार्टनर ने लोन दिया है 8,000 और एग्रीमेंट नहीं तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा 6% पर एनम। पर एनम का क्या मतलब होता है, मंथ कंसिडर करिए, और यहां मंथ अक्टूबर है तो अक्टूबर से मार्च कितने महीने हो जाएंगे 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, तो कितना इंटरेस्ट हो गया 240। आगे क्या कह रहा है इस साल से, हाँ अभी तो ये सुनने में आया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कितना दिखा रहा था 15,000 का, इंटरेस्ट तो डिसाइड हो गया 6% पर एनम। प्रॉफिट कैसे डिवाइड करेंगे, 15,000 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देंगे, कितना बचा, और रेशियो नहीं है तो कैसे डिवाइड हो जाएगा ये इक्वली। कितने पार्टनर है 2, तो 2 लोगों में इक्वली का क्या मतलब होता है हाफ, यानी कि 1/2, 1/2 हाफ करो 7,380, और दूसरे को भी कितना मिल जाएगा 7,3, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई, ये उसी टाइप का, इसको खुद से बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है।